नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब बांकीपुर के चुनावी जंग में उतर गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। नीतीश कुमार ने वीडियो में कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को मतदान होना है। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर और उन्हें आशीर्वाद दें। बिहार के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से TRE 3 के शिक्षकों के भी तबादले की प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। समान शिक्षकों की तरह वे भी समायोजन, समानुपातिकरण तथा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और व्यवहारिक जरूरतों व सुझावों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया को न्याय संगत, पारदर्शी और शिक्षक हितैषी बनाया जा सके। बिहार के सभी स्कूलों में अब सैटरडे को हाफ डे रहेगा। स्कूलों में शनिवार को पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि आधा दिन ही विद्यालय चलेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही थी। मानसून सत्र में भी यह मुद्दा उठा। उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने इस ओर कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है। मुंगेर जिले के असरगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सभी स्कूलों में अब शनिवार को हाफ डे रहेगी। अब राज्य के सभी स्कूल शनिवार को आधा दिन ही चलेंगे। टिफिन ब्रेक के बाद बच्चों को छुट्टी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उनके गांव में ही सारी सुविधा विकसित की जा रही है। बच्चों को खेल से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। जगह जगह खेल मैदान और आधुनिक स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित करने पर काम हो रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पटना के बेउर जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें नीट पेपर लीक मामले में हुए छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। बिहार बंद के दौरान उन पर छात्रों को पुलिस पर हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया था। बता दें कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से केंद्र सरकार की सहमति बनने के बाद बिहार सरकार ने भी नीट पेपर लीक आंदोलन से जुड़े केस वापस लेने का फैसला लिया है। तेज प्रताप यादव को मंगलवार शाम बेउर जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ गया है। बता दें कि 25 जुलाई को तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ गांधी मैदान थाने में केस दर्ज हुआ था। राम गुलाम चौक पर आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं के बीच प्रदर्शन किया गया था। उन पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस पर हमला करने के लिए भड़काने का आरोप लगा था। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों पर अब फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों के सुनवाई के लिए 3 विशेष अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में खोले जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन शहरों में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 3 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इन अदालतों में चार्जशीट दाखिल होने के दिन से रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने इन पेपर लीक केस के लिए गठित विशेष अदालतों के लिए पीठासीन अधिकारियों के नाम भी तय कर दिए हैं। पटना के स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भारतीय और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को नामित किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में बिहार लोक सेवा आयोग नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों की जांच और सुनवाई में देरी के कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी है।
नए कानून के तहत अब ऐसे मामलों की सुनवाई त्वरित गति से होगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और अभ्यर्थियों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बहाल हो। डाक विभाग की सेवाओं को आधुनिक और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बिहार का पहला जन सेवा कनेक्ट डाकघर 30 जुलाई से राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में शुरू होगा। यह केंद्र देश भर में स्थापित किए जा रहे 25 जन सेवा कनेक्ट डाकघरों में शामिल होगा। जन सेवा कनेक्ट डाकघर का उद्देश्य आम नागरिकों को एक ही परिसर में डाक और डिजिटल सेवाओं की समेकित सुविधा उपलब्ध कराना है। यहाँ स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल बुकिंग, डाक बचत योजनाएं, डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आधार संबंधी सेवाएं, डिजिटल भुगतान, बिल भुगतान और अन्य नागरिक सेवाएं उपलब्ध होगी। डाक विभाग के अनुसार इस नए मॉडल के डाकघर में ग्राहकों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए डिजिटल काउंटर, बेहतर ग्राहक सहायता प्रणाली, सुगम प्रतीक्षा व्यवस्था और आधुनिक सेवा तंत्र विकसित किया गया है। जन सेवा कनेक्ट डाकघर के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों को विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें एक ही परिसर में कई सरकारी और वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। बिहार के एक डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहते उक्त अधिकारी ने केस के अनुसंधान में घोर लापरवाही बरती थी। आदेश का खुल्ला उल्लंघन किया था। 3 साल बाद जाकर अब पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। बिहार के एक डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने पत्र जारी किया है। गया जिले के इमामगंज अनुमंडल के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार वर्तमान में एसटीएफ में डीएसपी के पद पर पदस्थापित हैं। इमामगंज अनुमंडल में पदस्थापना के दौरान लटुआ थाना कांड संख्या 22-23 एवं कोठी थाना कांड संख्या 109-23 में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप है। गृह विभाग के पत्र में कहा गया कि तत्कालीन एसडीपीओ अमित कुमार पर कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, संदिग्ध चरित्र, आदेश का उल्लंघन, मनमाना काम करने एवं संदिग्ध आचरण के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। ऐसे में इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिल गई है। मंडलायुक्त कोर्ट ने यूनिवर्सिटी कैंपस के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मंडलायुक्त कोर्ट के आदेश के बाद आरडीए उपाध्यक्ष का ध्वस्तीकरण आदेश अब निष्प्रभावी हो गया है। इससे विश्वविद्यालय कैंपस में बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। मंडलायुक्त कोर्ट के इस फैसले पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने खुशी जताई है। उन्होंने कोर्ट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक के फैसले को उचित बताया है। बसपा प्रमुख मायावती ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आए मंडलायुक्त कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें उन्होंने अपने फैसले को उचित बताया है। मायावती ने कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट की ओर से स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। इस मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। अब इस कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला उचित है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।